हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पल्लवी। हमें शर्म आती है कि तुम हमारी बहन हो। किशनलाल एक गरीब किसान था। उसकी 3 बेटियां थीं। उसने अपनी 2 बेटियों सुधा और लता की शादी सुरेश और ललित नाम के 2 सगे भाइयों से करवाई थी, जो पेशे से किसान थे। अब उसे बस अपनी सबसे छोटी बेटी पल्लवी की शादी की चिंता थी। सुजाता बहन, पिछले महीने उनकी रिटायरमेंट पार्टी में हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे। उनको तुम्हारी बेटी पल्लवी बड़ी ही अच्छी लगी। उसका खानदान भी अच्छा है। तुम कहो तो उनसे पल्लवी बेटी के रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? अगर उनका खानदान अच्छा है तो जरूर बात आगे बढ़ाओ सुशीला बहन। हमारी पल्लवी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाएगी तो हमारे सर से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगले हफ्ते पल्लवी को देखने लड़के वाले आते हैं। उन्हें तो पल्लवी पहले ही पसंद थी। वो तो बस उसके घर पर शादी का रिश्ता पक्का करने आए थे। बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। हम अगले महीने ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। बाकी हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। लड़के वालों की इतनी अच्छी सोच देखकर किशनलाल और सुजाता भी बहुत खुश होते हैं। अगले महीने उनकी बेटी पल्लवी की शादी बड़े ही अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उसकी शादी को कुछ समय बीतता है, तभी उसकी दोनों बड़ी बहनें, जो आपस में देवरानी जेठानी थीं, बातें करती हैं। लता, पल्लवी की शादी को काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक हमने उन दोनों को अपने घर पर खाने पर नहीं बुलाया। हम इस हफ्ते उन्हें खाने पर बुला लेते हैं। इसी बहाने पल्लवी से मिलना भी हो जाएगा। ठीक तो सही कह रही हो दीदी, जब से उसकी शादी हुई है तब से हम उससे मिले ही नहीं हैं। सुधा पल्लवी के पास फोन करती है और उसे और उसके पति को अपने यहाँ खाने पर बुला लेती है। अगले हफ्ते पल्लवी खूब अच्छी तरह तैयार होकर महंगे महंगे गहने पहनकर अपने पति के साथ अपनी बहनों के घर आती है। तभी पल्लवी का पति रजत उनका छोटा सा घर देखकर मुंह बना लेता है। ओह माय गॉड पल्लवी, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? सीरियसली ये तुम्हारी बहनों का ससुराल है? पता नहीं तुम्हारे पापा ने क्या सोचकर तुम्हारी बहनों की शादी इन फकीरों से की। देखो तो एक ढंग का पंखा भी नहीं है यार यहाँ पर। छोड़िए ना रजत जी, कौन सा हमें यहाँ हमेशा रहना है? डिनर के लिए आए हैं, खाना खाकर चले जाएंगे। अरे आप दोनों क्या आपस में खुसर पुसर करते रहोगे? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। तब तक लता आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देगी। दोनों जीजा जी कहाँ हैं दीदी? कहीं दिख नहीं रहे। वो तो खेत गए थे, बस अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। जब तक चाय बनेगी वो भी खेत से आ जाएंगे। सुधा के ऐसा कहते ही सुरेश और ललित खेत से आ जाते हैं। खेत में काम करने की वजह से उनके कपड़े मिट्टी और पसीने से भरे होते हैं, जिन्हें देखकर पल्लवी और रजत बड़ा ही अजीब सा मुंह बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाने के लिए बैठते हैं तो सुधा सबके लिए एक बड़ी सी चटाई बिछाकर वहां सबकी थाली रख देती है। आ जाओ पल्लवी, आ जाइए रजत जी, खाना खा लीजिए। क्या हमें नीचे बैठकर खाना खाना पड़ेगा? आपके यहाँ डाइनिंग टेबल तो है नहीं, कम से कम मेज और कुर्सी तो होगी। मुझे नीचे बैठकर खाना खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मेज और कुर्सी लगा देती हूँ। मेरे लिए भी कुर्सी लगा देना दीदी, मुझे भी अब नीचे बैठकर खाने की आदत नहीं रही। सुधा उन दोनों के लिए मेज कुर्सी लगा देती है और उन दोनों की थाली में खाना परोसती है। ये क्या बनाया आपने? दाल, चावल, आलू की सब्जी और ये रोटी? हाँ जीजा जी, और मैंने तो सबके लिए सूजी का हलवा भी बनाया है। खाना खाने के बाद सब खाएंगे। पल्लवी, ये कैसा खाना है? मेहमानों के आने पर घर में दाल चावल कौन बनाता है? अरे ज्यादा कुछ नहीं बना सकते थे तो कम से कम कुछ तो अच्छा बना देते। मुझसे तो ये खाना नहीं खाया जाएगा। ऊपर से ये लोग किस तरह हाथ से चावल को खा रहे हैं, मुझे तो इन्हें देखकर ही घिन आ रही है। मैं अब क्या करूं? मुझे थोड़ी ना पता था कि हमें डिनर पर बुलाकर हमें ऐसा खाना खिलाएंगे। इससे अच्छा तो हम यहाँ पर आते ही ना। आपसे तो क्या, ये खाना तो मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। क्या हुआ, आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है, इसीलिए खाया नहीं जा रहा। तुम कहो तो मैं तुम दोनों के लिए कुछ और बना दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। खामखा हमारे चक्कर में आपके एक हफ्ते के दाल चावल के पैसे खर्च हो जाएंगे। हम अपने घर जाकर ही खाना खा लेंगे। आपकी इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं जीजा जी, बस इन्हें ऐसा खाना पसंद नहीं। चलिए दीदी, अब हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। अरे लेकिन मैंने तो सोचा था आज रात तुम दोनों यहाँ पर रुकोगे। मैंने तो तुम दोनों के लिए 2 चारपाई भी मंगवा ली थी।
माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। ना तो यहाँ पर एक ढंग का बेड है और ना ही एसी। चलो पल्लवी, चलते हैं। रजत और पल्लवी उन सब के साथ बड़े ही अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं और उनको नीचा दिखाकर वहां से चले जाते हैं। सभी को उनका ये बर्ताव बहुत ही बुरा लगता है कि वो ऐसे थाली में परोसा हुआ खाना बिना खाए ही चले गए। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन पल्लवी कभी अपनी दोनों बहनों के पास एक फोन तक नहीं करती। तभी कुछ समय बाद सुरेश और ललित किसी काम से शहर जाते हैं, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल वाले उनके घर पर फोन करके सुधा और लता को जैसे ही उनके एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं तो वो दोनों दौड़ी दौड़ी अस्पताल जाती हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ उन दोनों को? वो ठीक तो है ना? देखिए, उन दोनों की हालत बहुत गंभीर है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। उनका काफी ब्लड भी बह गया है, इसीलिए हमें तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। आप प्लीज काउंटर पर जाकर 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम इतनी जल्दी 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? हमें थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, अभी तो हम इन्हें खून चढ़ा रहे हैं, उसके बाद कल सुबह हम इनका ऑपरेशन करेंगे। तब तक आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। पैसों को लेकर वो दोनों बहनें बड़ी ही टेंशन में आ जाती हैं। तभी लता कहती है, दीदी, पल्लवी तो इसी शहर में रहती है। जीजा जी के पास तो बहुत पैसे हैं। अगर हम उनसे इनके ऑपरेशन के लिए पैसे उधार लेंगे तो वो हमें जरूर दे देंगे। तुम ठीक कह रही हो लता, चलो हम उनके पास चलते हैं। दोनों बहनें अपनी छोटी बहन पल्लवी के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप दोनों यहीं बैठिए, मैं बस अभी रजत जी से बात करती हूँ। पल्लवी रजत से बात करने जाती है। तभी सुधा को बहुत तेज प्यास लगती है और वो रसोई में पानी पीने के लिए चली जाती है। सुनिए, दोनों जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और ये दोनों आपसे उनके ऑपरेशन के पैसे उधार लेने आई हैं। आप इन्हें भूल कर भी पैसे मत देना, क्योंकि अगर एक बार आपने इनको पैसे उधार दे दिए तो समझ लेना वो पैसे फिर लौट कर नहीं आएंगे। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम मुझे खुद भी इन्हें पैसे देने के लिए कहती तो मैं भी इन्हें पैसे नहीं देता। इन फटीचरों की औकात ही नहीं है मेरे पैसे वापस लौटाने की। रसोई से पानी पीकर वापस आते समय सुधा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उन दोनों को खरी खोटी सुनाकर लता के साथ वहां से वापस आ जाती है। मुझे पल्लवी से ये उम्मीद नहीं थी। जीजा जी पर आए हैं, लेकिन वो तो हमारी अपनी है। वो हमारी कोई अपनी नहीं है लता। हमारे लिए उसके कड़वे बोल सुने हैं मैंने अपने कानों से। मैंने गांव में मंगल काका के पास फोन किया है। वो जमींदार जी से पैसे लेकर यहाँ पहुंच रहे होंगे। वो तो भला हो जमींदार साहब का, जो उन्होंने हमारी परेशानी सुनकर हमें उधारी पर इतनी बड़ी रकम दे दी। सुबह तक मंगल काका वहां पर पैसे लेकर आते हैं। दोनों बहनें ठीक समय पर अस्पताल में पैसे जमा करवा देती हैं और उन दोनों के पोतियों का ऑपरेशन ठीक तरह से हो जाता है। ऑपरेशन के कुछ समय बाद वो दोनों भाई बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो खेतों में कड़ी मेहनत करके जमींदार जी का सारा कर्जा चुका देते हैं, जिसके बाद वो अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं जिसमें सुधा और लता काम करती हैं। धीरे धीरे करके उनका ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उन्हें उस ढाबे की बजाय एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना पड़ता है। 2-2.5 साल में ही वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अब वो अपने छोटे से घर से निकलकर एक बहुत ही बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर घटिया सामान बनाने की वजह से रजत का पूरा बिजनेस ठप हो जाता है और वो कंगाल हो जाता है। तभी एक दिन अचानक रजत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने पर पता चलता है कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसके लिए उसका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हे भगवान, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। कौन मेरी मदद करेगा? अगर उस समय मैंने दीदी की मदद की होती तो आज मैं बेझिझक उनसे मदद मांग सकती थी, लेकिन अब मेरे पास उनसे मदद मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मुझे उनको ही फोन करना होगा। पल्लवी अपनी बहनों को फोन करके सारी बात बताती है तो उसकी बहनें और दोनों जीजाजी तुरंत ही वहां पर पैसे लेकर आ जाते हैं और रजत का ऑपरेशन करवाते हैं। ये सब देखकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन सब से अपने किए के लिए माफी मांगने लगती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आपके बुरे वक्त में मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आपकी मदद भी नहीं की,
लेकिन मेरे बुरे वक्त में आप एक कॉल करते ही मेरे पास आ गए। ये कहकर पल्लवी जोर जोर से रोने लगती है। माफ कर दीजिए। तभी उसकी दोनों बहनें उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। कोई बात नहीं पगली, जरूरी नहीं कि अगर हमारे छोटे गलती करें तो हम भी उस गलती को दोहराएं। हमारा तो फर्ज है हमेशा तेरा ख्याल रखना, और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। पल्लवी के बुरे वक्त में वो सभी उसके साथ रहते हैं। कुछ दिन बाद रजत भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भी उन सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर वो सभी बड़ा दिल रखकर उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद सुरेश और ललित रजत का काम फिर से शुरू करवाने में उसकी मदद करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। शांताराम ने अपनी दोनों बेटियों को बड़े ही प्यार से पाला और फिर उनका विवाह भी बड़ी धूमधाम से किया। दोनों बेटियों की शादी अच्छे खासे परिवार में की गई, लेकिन छोटी बेटी शिवानी के पति ने अच्छी जॉब पाने के चक्कर में अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी। अब वो न घर का था न घाट का। वहीं बड़ी बेटी मानसी का पति बहुत ही समझदार था। बस यही वजह थी कि शिवानी के पति की वजह से शिवानी के घर की माली हालत बिगड़ गई और धीरे धीरे करके वो लोग काफी गरीब हो गए। एक दिन दोनों बहनें अपने मायके में मिलती हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। देखो, बैठे बिठाए अच्छी भली नौकरी छोड़कर आज दर दर नौकरी ढूंढते हुए फिर रहे हैं, और नौकरी है कि मिलकर ही नहीं दे रही। शिवानी, अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही तो ऐसा क्यों नहीं करती कि तू कोई काम शुरू कर ले? तुझे क्या लगता है मैंने सोचा नहीं था नौकरी के बारे में, लेकिन घर की इतनी जिम्मेदारियों के बीच नौकरी कैसे करूंगी? अपना काम करने के लिए मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं। हाँ, ये बात तो तूने सच कही बहन, लेकिन एक बात बोलती हूँ, ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करते हैं। इस तरह हम दोनों बहनें एक साथ भी रहेंगी और काम भी हम अच्छे से कर लेंगी। तेरे घर के हालत भी अच्छे हो जाएंगे। मेरी दोनों बेटियां बहुत समझदार हैं। शिवानी, मानसी बिल्कुल सही कह रही है। बेटा, मानसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू कर ले। आखिर में दोनों बहनें फैसला करती हैं कि वो कपड़ों का काम शुरू करेंगी। इसी बारे में मानसी अपने पति से भी बात करती है। देखो, मैं भी चाहता हूं कि शिवानी का घर ठीक ठाक चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पैसा लगा दूंगा, लेकिन उसके बाद नफा नुकसान जो भी होगा तुम दोनों को आपस में देखना होगा। आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानती थी आप मुझे मना नहीं करेंगे। फिर तो ठीक है, हम लोग रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू करेंगे। अगले ही दिन मानसी शिवानी के घर जाती है। घर की हालत देखकर मानसी बड़ी हैरान हो जाती है। शिवानी, ये घर की क्या हालत की हुई है तूने? खैर छोड़ो, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि वो मान गए हैं, पैसा लगा देंगे। हम दोनों रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू करेंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कुछ दिनों की मेहनत के बाद दोनों बहनें मिलकर एक दुकान देखती हैं और वहां पर रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू कर देती हैं। नए नए तरह के फैशन के कपड़े लड़कियों का ध्यान जल्दी ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और दाम भी सही होने की वजह से जल्द ही उन दोनों बहनों की दुकान चल पड़ती है। मैम, मैंने सारी दुकान देखी, लेकिन मुझे ये टॉप कहीं नहीं मिला। और देखो, आपने मेरी बात एकदम से समझ ली। मुझे जो चीज चाहिए थी वही आपने मुझे निकाल कर दिखाई है। अब तो मैं अपनी सब दोस्तों से कहूंगी कि वो लोग आपके यहाँ से ही शॉपिंग करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें फैशन की बहुत नॉलेज है और हमें पता है कि आजकल की नौजवान पीढ़ी क्या पहनना पसंद करती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और एक अलग तरह के डिजाइन के कपड़े की मांग करती है। आप उस काउंटर पर चले जाओ, वहां पर आपको वो मिल जाएगा। लड़की शिवानी के काउंटर पर आती है। ये देखो, ये अलग तरह के डिजाइन है जो तुमने मांगा है, वो भी मैं अभी निकाल कर देती हूँ। बस बस दीदी, मुझे यही वाला पसंद आ गया है। ये बहुत सुंदर है, इसमें मेरे को पिंक कलर दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस डिजाइन में मेरे पास पिंक के 3 शेड है, मैं तीनों दिखा देती हूँ। वो लड़की टॉप लेकर चली जाती है। दोनों बहनें आमदनी से काफी खुश थी। थैंक यू मानसी, अगर तू ना होती तो बहन ना जाने मेरा क्या होता। भगवान की दुआ से हम लोगों का कामकाज अच्छा निकल पड़ा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग छुट्टी वाले दिन दुकान के लिए और अच्छी वैरायटी के कपड़े देख कर ले आए। शिवानी, इस बार शायद मैं ना जा पाऊँ, तू अकेले जाकर सामान ले आना। ऐसा करना, जीजा जी को भी साथ ले जाना, वो मुझे इनके साथ किसी काम से बाहर जाना है। हाँ,
तो कोई बात नहीं, तू चली जाना। मैं मार्केट जाकर सामान देख लूंगी, वहीं से तुझे फोन कर दूंगी। दोनों के साथ काम करने का यही तो फायदा है। तो ठीक है, तो 50,000 साथ ले जाना और उसमें जितना भी सामान है ले आना। दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं। शिवानी अपने घर जाकर अपने पति से कहती है, सुनो, एक काम था, परसों मानसी को कोई काम है, इसलिए वो मेरे साथ मार्केट नहीं जा पाएगी। आप मेरे साथ मार्केट चलो, मैं अकेले इतना सामान कैसे लाऊंगी? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ चलने पर, लेकिन पैसों का क्या रहेगा? अरे पैसों की तुम टेंशन मत लो, मुझे मानसी ने 50,000 दिए हैं सामान लाने के लिए। ये सुनते ही शिवानी का पति चौंक जाता है। 50,000? क्या सचमुच में तुम लोगों का काम इतना अच्छा चल रहा है? मुझे तो सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अब ऐसा बोलकर नजर मत लगाओ। अरे नहीं नहीं, कोई नजर नहीं लगा रहा। शिवानी और उसका पति दुकान के लिए सामान लेने के लिए थोक मार्केट में जाते हैं। वहां पर सामान देखने के बाद शिवानी का पति शिवानी से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? दुकानदार तुम्हें एक तरह के डिजाइन में 2 तरह की वैरायटी अब दिखा रहा है। तुम महंगी वैरायटी क्यों पसंद कर रही हो? तुम सोचो, इन 50,000 में से अगर तुम 30,000 का सामान दुकान पर ले जाओ तो 20,000 तुम्हारी अपनी जेब में होंगे। सामान तो उतना ही जाएगा ना दुकान पर, सोचकर देखो। नहीं नहीं, मानसी को अगर पता चल गया तो कितना बुरा लगेगा। हम दोनों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की बात पर ही अपना काम शुरू किया था। तुम पागल मत बनो, मेरी बात मानो। 30,000 में तुम वही सामान लेकर जा सकती हो जो तुम 50,000 में लेकर जाओगी। और देखो शिवानी, 20,000 सीधा सीधा तुम्हारी जेब में होंगे। शिवानी को भी अपने पति की बात सही लगती है और वो थोड़ा सस्ता और कम क्वालिटी वाला सामान खरीद लेती है। अगले दिन दुकान पर, कसम से इतना महंगा सामान मिला है ना कल, मैं बता नहीं सकती। फिर भी देखो, मैं छांट छांट के सबसे अच्छा वाला सामान दुकान के लिए खरीद लाई हूँ। सामान तो ठीक लग रहा है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि क्वालिटी थोड़ी कम है? पूरी 10 दुकानें देखने के बाद ये सामान पसंद किया था। अब तुम ही देख लो, इसीलिए कह रही थी हम दोनों को साथ जाना चाहिए था। चल कोई नहीं, हमारी दुकान पर वैसे भी सामान अच्छा निकल जाता है। जल्दी से हम इनकी पैकिंग कर देते हैं। दोनों सामान को पैक कर उन पर रेट की स्लिप लगा उन्हें काउंटर पर लगा देती है। दीदी, आपके यहाँ से एक पिंक कलर का टॉप लेकर गई थी, आप मुझे वैसा ही एक दूसरा टॉप दिखा सकती हो? हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं अभी दूसरे पीस निकालती हूँ। शिवानी उस लड़की को टॉप निकाल कर देती है। वो लड़की, दीदी टॉप तो वही है, लेकिन इसका मटेरियल वैसा नहीं है जैसा उस टॉप का था। नहीं नहीं, बिल्कुल वही पीस है, तभी तो आपके बताते ही मैंने ये निकाल कर दिखाया। वो लड़की थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन वो सेम पीस देखकर वो उसे खरीद लेती है। कई दिन इसी तरह काम करते करते निकल जाते हैं। एक दिन शिवानी मानसी से कहती है कि उसे कल छुट्टी करनी है क्योंकि उसके बेटे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। कोई दिक्कत की बात नहीं है शिवानी, तुम छुट्टी कर लो। मेरी बात मानो तो पूरे दिन की छुट्टी कर लो। बहुत दिन हो गए तुमने एक भी छुट्टी नहीं की है। ये सुनकर शिवानी खुश हो जाती है। उस दिन मानसी अकेले दुकान को संभालती है और वो देखती है कि पूरे दिन में बहुत अच्छी खासी इनकम हो गई है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा गल्ला उठा है। आज शिवानी भी दुकान पर नहीं है। क्या उसे बताना जरूरी है कि आज कितने का सामान बिका है? मानसी के मन में लालच आ जाता है और वो आधे पैसे अपने पर्स में रखकर शिवानी को फोन कर बताती है कि आज इतने का काम हुआ है। अब दोनों ही बहनों के मन में लालच आ चुका था। जब भी उन्हें मौका मिलता वो दुकान में ही अपने अपने पैसे बचाना शुरू कर देती। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे दुकान में सामान की क्वालिटी में फर्क आने लगा। ग्राहक आकर उनके कपड़ों में शिकायतें निकालने लगे। कोई कहता है कि कपड़ा सिकुड़ जाता है, कोई कहता है कि कपड़े का रंग छूट जाता है। कई लोग तो यहाँ तक भी शिकायत करते हैं कि एक ही वॉश में उनका कपड़ा फट गया और दोनों ही बहनें ग्राहकों को तसल्ली देने में लग जाती। अरे पकड़ो अपनी ड्रेस, मेरे पूरे पैसे वापस करो। 1,500 रुपए की ड्रेस ली थी मैंने आपकी दुकान से और देख रहे हो इसका रंग भी निकल गया है और इसका कपड़ा धुलने के बाद कितना गंदा लग रहा है। लोगों को धोखा देकर कपड़ा बेचते हो। ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये कपड़ा हमारी दुकान का नहीं है। अच्छा जी, मतलब कि अब आप लोग झूठ भी बोलने लगे हो। मैं साथ में स्लिप लेकर आई हूँ, ये देखो, मैंने इस तारीख को ही ये कपड़ा खरीदा और इसकी हालत देखो। तभी 2-3 ग्राहक और आकर उनके कपड़े वापस करने लगते हैं। ये देखकर दोनों बहनें बड़ी घबरा जाती हैं और जल्दीबाजी में उन लोगों के पैसे वापस कर देती हैं। ये सब क्या हो रहा है मानसी? इस बार तो तुम लेने गई थी ना कपड़े? ये वो कपड़े नहीं है।
ये वो कपड़े जो तुम लेकर आई थी? मुझे तो लगता है कि तुमने पैसे बचा लिए और घटिया कपड़ा लाकर दुकान पर डाल दिया। मैंने कोई पैसे नहीं बचाए, जितने पैसे तुमने दिए मैंने उसी में से सामान लाकर डाला है। दोनों बहनें आपस में ही लड़ पड़ी और देखते ही देखते उनकी दुकान से लोगों ने सामान लेना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक वो दोनों बहनें दुकान पर आती और पूरा दिन बैठी रहती, लेकिन उनकी दुकान पर कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही चढ़ता। यहाँ तक कि 2-3 महीने तक उन्हें अपनी जेब से ही सारा किराया देना पड़ा। दोनों बहनें अपना अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं कि दोनों ही बहनों के मन में लालच आ गया था और आखिर में दोनों बहनें अपनी दुकान बंद कर देती हैं। उनके लालच की वजह से उनका काम भी ठप हो जाता है।